हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, हाल फिलहाल के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे गए हैं स्टैटिक्स के कह लें या फिर जनरल नॉलेज के, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे बजट की बात करें तो बजट से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, जीआई टैग से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, खेल पुरस्कारों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। बाकी दोस्तों, जो संगठन है इंटरनेशनल, उनके बारे में भी लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2021 में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, फिर चाहे वो NWDA का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC MTS का हो, चाहे SSC GD का हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, उनमें डेफिनेटली संभावना बनती है कि यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। तो बजट संबंधित, टैक्स संबंधित जो सवाल है वो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे गए हैं, यानी हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनका वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है अपने लिए। तो फटाफट कवर करते हैं इस वीडियो सेशन को, और जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मीन्स होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। यानी हर स्टेट में कोई ना कोई भौगोलिक संकेत होता है जिसका निर्धारण किया जाता है एक्ट 1999 के माध्यम से। यानी जीआई टैग एक्ट बना था 1999 में। 10 वर्षों के लिए ये टैग दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए ये टैग दिया जाता है। पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, और राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल को मिला था। इंपॉर्टेंट है, प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था और राज्य पश्चिम बंगाल। टैग लाइन की अगर हम बात करें तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि जीआई टैग लाइन कौन सी है, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि आपको बताना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछे गए हैं वो कवर करवा देता हूं फटाफट। पहला सवाल पूछा गया, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दार्जिलिंग की चाय जो है ये प्रथम टैग पाने वाला प्रोडक्ट है। इसके बाद अगला सवाल है, जीआई टैग अब तक लगभग कितने उत्पादों को मिल चुका है? अब तक जीआई टैग कितने उत्पादों को मिल चुका है? 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो अब तक दोस्तों कुल 361 उत्पादों को, यानी प्रोडक्ट्स को, ये जीआई टैग मिल चुका है। अगला सवाल है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो ये मैंने आपको बता दिया, भौगोलिक संकेत एक्ट 1999 के अनुसार। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, भौगोलिक संकेत एक्ट 1999 के अनुसार दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? जीआई टैग जारी करने का काम है भौगोलिक संकेत रजिस्टर का। ठीक है, भौगोलिक संकेत रजिस्टर जीआई टैग जारी करता है। अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अरनमुला कनादी जो है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, तो ये मैच नहीं खाता। बाकी ये सभी प्रोडक्ट जो है ये जीआई टैग के अकॉर्डिंग मैच खाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? इनमें से सही ढंग से मेल कौन खाता है? तो पाटन पटोला जो है ये गुजरात का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ लेता है, या कौन सा लाभ जीआई टैग पाने का है? तो जीआई टैग पाने का सबसे बड़ा लाभ आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए जीआई टैग जिसको मिलता है ये उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे पहली बात, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों के आर्थिक समृद्धि को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो ये तीनों ही बातें जीआई टैग की इंपॉर्टेंसी को बताता है, महत्व को बताते हैं। समझाऊंगा ज़्यादा कुछ नहीं, ये सवाल पूछे गए इसलिए जल्दी जल्दी ये सवाल कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नियर है। पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? दोस्तों, यूनिक सेलाइन चावल की किस्म जो है ये खेती कहाँ पर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल के अंदर दोस्तों ये खेती की जाती है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में फैनी शराब को पैदा किया जाता है? तो फैनी शराब कौन से राज्य में पैदा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोवा के अंदर। आगे जो सवाल आएंगे वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, पूरा देख लेना ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। हो सकता है 2-3 सवाल एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाए। जीआई टैग की समय सीमा क्या है? तो 10 वर्ष, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10 वर्ष तक ये जीआई टैग दिया जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांक 2020-21 के अनुसार। हो सकता है 1-2 महत्वपूर्ण सूचकांक जो है वो नए आ गए हो, लेकिन ये जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से हो सकता है एक आधा आपसे पूछ लिया जाए, तो डिटेल से बताता हूँ इनके बारे में। सबसे पहला वैश्विक सूचकांक है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार दोस्तों भारत को 94th रैंक मिली है। किसमें? वैश्विक भूखमरी के अंदर भारत को 94th रैंक मिली है। फर्स्ट रैंक मिली है
कितनी कंट्री को? 17 कंट्रीज को। लास्ट रैंक मिली है 107, जो कि चार्ड नामक कंट्री है, इसको मिली है। पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड विथ हंगर लाइफ जर्मनी के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में आप सबको पता होगा। इंडिया की जो रैंक है वो 131 नंबर है। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे देश आया हुआ है। लास्ट रैंक पर 189 पर है नाइजीरिया विश्व मानव विकास सूचकांक के अंदर। और पब्लिशर कौन है? यूएनडीपी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएनडीपी के बारे में भी याद रखना है आपको। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक रही? तो 48वीं रैंक रही है इसमें भारत की। ठीक है, याद रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 48th रैंक रही है। फर्स्ट रैंक किसकी रही? तो स्विट्जरलैंड की रही है। लास्ट रैंक 131 रही है यमन की। और पब्लिशर कौन है? WIPO। WIPO की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगला है भ्रष्टाचार सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर भारत की कौन सी रैंक है? 86th रैंक आई है भारत की। ठीक है, 2020 के अनुसार। फर्स्ट रैंक किसकी है? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क की सामूहिक रूप से है। लास्ट रैंक किसकी है? 179th सोमालिया एंड साउथ सूडान की है। ठीक है, लास्ट रैंक। और भारत 86 नंबर पे है, लगभग मिडिल कैटेगरी में आता है भारत। पब्लिशर कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि बर्लिन के अंदर है, ये इसका पब्लिकेशन करती है, यानी इसको बनाती है। लोकतंत्र सूचकांक में यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर बहुत बवाल होता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो 53 रैंक है 2020 के अनुसार। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे देश आता है। लास्ट रैंक पर नॉर्थ कोरिया आता है। आप सबको पता होगा यहाँ डेमोक्रेसी सबसे कम है। 167th रैंक है नॉर्थ कोरिया की। इसके बारे में पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। पब्लिशर की बात करें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, जिसका मुख्यालय लंदन यूके के अंदर है। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 की ये रिपोर्ट बता रहा हूँ। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 21 की जो रिपोर्ट आई, इसमें इंडिया का रैंक आया है 85, यानी 50वें रैंक है। जापान इसमें फर्स्ट रैंक पर है। और लास्ट रैंक पर 110 नंबर पर अफगानिस्तान आता है। ठीक है, 110 पर कौन है? अफगानिस्तान। जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं, जिसका मुख्यालय लंदन यूके के अंदर है। सारे इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर याद रख लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें 2021 की, तो भारत की रैंक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 139th रैंक है। फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड है, जो कि सबसे ज़्यादा खुशहाल है। लास्ट रैंक की बात करें तो 149th अफगानिस्तान है खुशहाली इंडेक्स के अंदर। और पब्लिशर कौन है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। हैप्पीनेस सूचकांक कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों आपका नेपाल से। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार इंडिया की रैंक कौन सी है? 89th रैंक है जोखिम उठाने में भारत की। फर्स्ट रैंक पर कौन है? वनाउतु जो है ये फर्स्ट रैंक पर है। 135th रैंक पर है 29 कंट्रीज। ठीक है, जो लास्ट रैंक मानी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ये जारी किया जाता है, ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला सूचकांक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 63वां स्थान आया है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? न्यूजीलैंड है। लास्ट पे कौन है? सोमालिया है, जिसकी रैंक है 119th। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन DC में जिसका मुख्यालय है, ये इसको जारी करता है। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक, इंपॉर्टेंट है। SDI यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई 2020 में? 170वीं रैंक आई। मुख्यालय फर्स्ट रैंक पर कौन है? स्वीडन है। लास्ट रैंक पर 166 नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। जारी कौन करता है? तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में एक आधा सवाल तो हर परीक्षा में आता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की आर्थिक स्वतंत्रता में रैंक कौन सी आई? 111वीं रैंक आई। फर्स्ट रैंक पर न्यूजीलैंड है। और लास्ट रैंक की बात करें तो 162 नंबर पर सीरिया आता है। ठीक है, जारी कौन करता है? तो काटो इंस्टीट्यूट USA एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा ये जारी की जाती है।
अगला है वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक यानी वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया 2020 में? 112वीं रैंक आई है इसमें। फर्स्ट कौन है? तो आइलैंड। आइलैंड क्या है? फर्स्ट रैंक पर है। लास्ट रैंक पर कौन है? 153 यमन है। ठीक है, आइसलैंड फर्स्ट और यमन लास्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के द्वारा ये जारी की जाती है। आगे है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना और मुख्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारे फैक्ट बता देता हूँ, एक आधा सवाल हर बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो है वही कवर कर रहा हूँ, बाकी उस NWT स्टैटिक्स वाली बुक में ये मेंशन किए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, स्थापना कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। सदस्य कितने हैं? स्थायी 5 है और अस्थायी कितने हैं? तो 10 सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़े ही हैं ये पहले से, रिवीजन हो जाएगी तो गलत नहीं होगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 1945 में ही हुई इसकी स्थापना। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और 190 सदस्य हैं इसके टोटल, किसके? IMF के। अगला है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1956 में की गई। मुख्यालय वही वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश कितने? 184 है। अगला इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करूं तो इसकी स्थापना 1960 में हुई। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है और 173 देश इसके कुल सदस्य हैं। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1995 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 164 देश इसके अंदर भाग लेते हैं। WHO आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा इसका मुख्यालय है और 194 देश इसके अंदर सदस्य बने हुए हैं। अगला है IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की मैं बात करूं तो मुख्यालय रोम में है और इसकी स्थापना हुई 1977 के अंदर। इसके बाद अगला है UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना कब हुई? 1966 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। अगला सवाल ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, 1964 में स्थापना हुई। ये कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है। मुख्यालय पूछे तो जेनेवा। अब बात करते हैं यूनियन बजट 2021-22 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या सवाल बनते हैं? देखिए, फर्स्ट सवाल बनता है किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया, यानी पेपरलेस यूनियन बजट जारी किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। आपने देखा होगा उनके हाथ में एक डिवाइस थी जो कि टेबलेट या लैपटॉप कुछ था। तो ये वर्ष 2000 कब किया गया? 2020 के अंदर। ठीक है, 2020-21 का ये बजट था, या 2021 का ये बजट था। ठीक है, अगला बजट 2021-22 किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत दी गई? तो इसमें उम्र सीमा आपसे पूछी गई है जो कि है 75 वर्ष। 75 वर्ष की ज़्यादा उम्र जो है उनको इसमें छूट दी गई। सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा? कौन सी कंपनी का IPO लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों LIC का। LIC कंपनी का एक IPO लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? भारतीय रेलवे की जो राशि है ये बहुत बार पूछी गई है, तो इसमें आपको बताना है 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है, इस बार आवंटित की गई है। अगला सवाल है बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% बढ़ाकर कर दिया। जो पिछली FDI सीमा कितनी थी ये पूछी गई है। अभी 2021 में जो बीमा क्षेत्र की सीमा है FDI की वो बढ़ा दी है, 74 कर दी है। इससे पहले दोस्तों 49% थी, 49 से सीधा 74 पहुंचा दिया। अगला सवाल है वित्त मंत्रालय के बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? तो ये दोस्तों की गई थी ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए। इसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 और साथ में खेल पुरस्कार के कुछ सवाल हो सकते हैं इसमें। पहला, वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? दोस्तों कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था 29 वुमेन्स को, 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार के बाद अगला सवाल है वर्ष 2021 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया, यानी मरने के बाद में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला? तो ये दोस्तों मिला था 16 लोगों को
2021 के अंदर। अगला सवाल है, वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? भाई कुल कितने लोगों को दिया गया? तो कुल दिया गया टोटल 119 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, वर्ष 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण किसको दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों जापान के जो प्रधानमंत्री है उनको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण मरणोपरांत प्राप्त हुआ है? इनमें से ऐसा व्यक्ति जो मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से याद रखना है, तो SP बाला सुब्रमण्यम को दोस्तों पद्म विभूषण मृत्यु पर्यंत दिया गया। अगला, वर्ष 2021 में नरेंद्र सिंह कंपानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था, क्योंकि वो अभी नहीं है? तो नरेंद्र सिंह कपानी, इनका दोस्तों संबंध किससे था? इनका संबंध था दोस्तों भौतिक विज्ञान से इनका संबंध था। अगला, वर्ष 2021 में किस गायक कलाकार को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों शांता कुमारी चित्रा को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जिनको मरणोपरांत 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनमें से कौन है दोस्तों बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री? तो ये है दोस्तों रामविलास जी पासवान को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? टेबल टेनिस के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया? पता होना चाहिए, ये दिया गया था दोस्तों माउमा दास को ये दिया गया था। अगला सवाल, वर्ष 2021 में भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया? भूरीबाई को पद्मश्री दिया गया, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है चित्रकला से संबंधित, यानी चित्रकला के क्षेत्र से इनका संबंध है। अगला, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पद्म भूषण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वर्ग 2021 का खिताब किसने जीता था? 10वीं नेशनल आइस हॉकी का किसने जीता था? ये दोस्तों जीता था भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, यानी ITBP ने। अगला सवाल, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो ये बने दोस्तों विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 1, विराट कोहली के सबसे पहले दोस्तों 100 मिलियन हो गए थे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे। हाल ही में किस महिला धावक को असम सरकार ने पुलिस विभाग में DSP का पद दिया है? तो ये किसको दिया? तो ये दिया है हिमा दास को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। हिमा दास को दोस्तों DSP का पद दिया गया है। अगला, हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नाओमी ओसाका ने ये पदक जीता। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूँ यहाँ से डेफिनेटली आपसे एक आधा सवाल पूछा ही जाएगा, तो ज़रूर आपके लिए ये वीडियो सेशन काम का होगा और होपफुली आप सब ने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी करी होगी, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी दोस्तों रोज़ रात 10 बजे वाली क्लास, भारत ज्ञान की क्लास आप देखना ना भूले। टुडे टॉक चैनल के ऊपर 10 बजे वो क्लास लेकर आता हूं, जिसमें SSC के द्वारा पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको कवर करवाता हूं, तो 10 बजे वाली क्लास को आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो सेशन।